नमस्कार साथियों। सार्थक पहल बदलाव हमसे में पुनः एक बार स्वागत है। और हम ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और ज्योग्राफी में हमने लिया है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में हमने और पहले जियोसेंट्रिक मॉडल पढ़ा जो टालमी ने दिया था, और उसके बाद में हेलियोसेंट्रिक मॉडल पढ़ा जो किसने दिया? दीक्षा कोपरनिकस ने दिया। बिग बैंग थ्योरी हमने पढ़ा जो बेल्जियम के जॉर्ज लेमेंटियर द्वारा कब दिया गया? 1894-95 में दिया गया। ठीक है। इसके बाद में हमने आकाशगंगा के बारे में पढ़ा, नेबुला पढ़ा। नेबुला क्या है? गैसों का बादल, जिसे निहारिका भी कहते हैं। मतलब तारा निर्माण की यह प्रारंभिक अवस्था है। और इनसे क्या बनता है? आकाशगंगा। इससे क्या बनता है? आकाशगंगा। हमने आकाशगंगा के बारे में पढ़ लिया। आकाशगंगा क्या है? असंख्य तारों का सब पृथ्वी या सौर मंडल जिस आकाशगंगा का अंश है, उस आकाशगंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी, मिल्की वे। मंदाकिनी, मिल्की वे। और आकार कैसा है इसका? सर्पिलाकार। आकाशगंगा का जो आकार होता है वैसे दीर्घ, वृत्ताकार, सर्पिलाकार और अनियमित होता है। लेकिन हमारी पृथ्वी, हमारा सौर मंडल जिस आकाश गंगा का अंश है वो सर्पिलाकार है। उसका नाम मिल्की वे या मंदाकिनी है। ये जो हमारी आकाशगंगा है या सौर मंडल है, इसके सबसे नजदीकी आकाशगंगा कौन सी है? एंड्रोमेडा। बल्ज हमने पढ़ा। बल्ज आकाशगंगा का केंद्र बिंदु। आकाशगंगा का केंद्र बिंदु। हमने तारा निर्माण की प्रक्रिया पढ़ी, और तारा निर्माण की प्रक्रिया में हमने प्रोटोस्टार पढ़ा, आदि तारा जिसे कहते हैं। इसे भ्रूण तारा भी कहते हैं, एम्ब्रियो स्टार। भ्रूण तारा भी आदि तारे को ही कहते हैं। फिर हमने पढ़ा तारा जब उसमें नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है तो वो जो एम्ब्रियो स्टार या प्रोटोस्टार क्या बन जाता है? पूर्ण रूप से तारा बन जाता है। फिर उसकी जो हाइड्रोजन है वो खत्म होकर हीलियम में बदलते जाती है, तो फिर जो बाहरी कोश होता है वही की हाइड्रोजन जो है उसके कारण वो तप्त होते रहता है। तो इसे क्या बोलते हैं? लाल दानव चरण, रेड जेट। क्या बोलते हैं इसे? रेड जेट। फिर वो भी खत्म हो जाता है धीरे धीरे। जो क्रोड़ है वो जो क्रोड़ में रहता है हीलियम, वही ऊष्मा देने लग जाती है। तो फिर इसे क्या बोलते हैं? व्हाइट, श्वेत वामन तारा या व्हाइट ड्वार्फ। इसकी अगली स्थिति हमने देखा, व्हाइट ड्वार्फ जो होता है उसे हम फॉसिल स्टार भी कहते हैं, जीवाश्म तारा भी कहते हैं। और किसने खोज की थी इसकी? R.H. फाउबर। जीवाश्म तारे की खोज किसने की थी? R.H. फाउबर, जिसे फॉसिल स्टार कहते हैं। इसकी अगली जो कड़ी होती है, धीरे धीरे व्हाइट ड्वार्फ का जो कोर है उसकी हीलियम भी समाप्त होने लग जाती है, तो ऊर्जा प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता। तो इसे क्या बोलते हैं? ब्लैक ड्वार्फ। क्या बोलते हैं इसे? ब्लैक ड्वार्फ। फिर सुपरनोवा हमने पढ़ा, विस्फोटित तारे जिनका द्रव्यमान सूर्य से 5-6 गुना अधिक विशाल होता है, सूर्य से 5-6 गुना बड़े होते हैं। उनमें भयंकर विस्फोट होता है। वो जो आवरण होता है, जो बीच का कोण होता है, वो सिकुड़ते चला जाता है। पूरी द्रव्य राशि जो है अंतरिक्ष में फैल जाती है। तो इसे क्या बोलते हैं? सुपरनोवा। इसे क्या पढ़ा हमने? सुपरनोवा। फिर न्यूट्रॉन तारा भी पढ़ा हमने। न्यूट्रॉन तारा, यदि उस तारे में अत्यधिक तेजी से संकुचन होने लगता है तो वह न्यूट्रॉन तारे का रूप धारण कर लेता है। और ये क्या कहलाते हैं? नए तारे के जन्म लेने की प्रक्रिया। जो सूर्य है वो द्वितीय श्रेणी का तारा है। किस तारा? द्वितीय श्रेणी का। पहले और कोई तारा था, उसके बाद उसकी एक प्रोसेस पूरी खत्म हो गई। मतलब पहले प्रोटोस्टार बना, फिर तारा बना, फिर रेड जेंट बना, फिर व्हाइट ड्वार्फ बना, फिर ब्लैक ड्वार्फ बना, और उसके बाद में सुपरनोवा, और इसके बाद में नए तारे का जन्म हुआ। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? द्वितीय चरण का तारा। फिर हमने पल्सर पढ़ा, पल्सर तारे।
विशाल जो घूमता हुआ जो तारा होता है वो क्या कहलाता है? पल्सर। क्यों घूमता है? न्यूट्रॉन तारा वास्तव में विशाल तारे का केंद्र होता है जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सिकुड़कर अत्यधिक घनत्व और कुछ मील व्यास का हो जाता है और एक सेकंड में लगभग 30 बार घूमता है। एक सेकंड में कितनी बार? 30 बार घूमता है और रेडियो तरंगें उत्सर्जित करता है। तीव्र गति से घूमने के कारण इसे क्या बोलते हैं? पल्सर। पल्सर तारा कहते हैं। सर्वप्रथम इसका पता मिस जॉकलिन बेल ने लगाया था। पल्सर तारे का पता मिस जॉकलिन बेल ने लगाया था। ठीक, फिर हमने ब्लैक होल पढ़ा, चंद्रशेखर सीमा पढ़ा, ये पढ़ लिया हमने। आज हमें पढ़ना है प्रैक्सिमा सेंचुरी, ये भी पढ़ लिया था। क्या पढ़ा था इसके बारे में? पृथ्वी से सूर्य के बाद सबसे निकटतम तारा। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य है। और सूर्य के बाद दूसरा सबसे निकटतम तारा कौन सा है? प्रैक्सिमा सेंचुरी। डॉग स्टार पढ़ा हमने, डॉग स्टार। तो आकाश गंगा का सबसे चमकीला तारा डॉग स्टार, इसे साइरस कहते हैं। आकाश गंगा का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस, इसे डॉग स्टार या साइरस। अब हम बात करते हैं ध्रुव तारा। याद करो वो दिन जब लोगों के पास मोबाइल भी नहीं हुआ करता था, घड़ी भी नहीं हुआ करती थी, लोग बाग काम करते थे और खेतों में ही सो जाते थे। क्यों सो जाते थे अंकित खेतों में? ताकि सुबह जल्दी से उठ के काम कर सके, 4 बजे 5 बजे उठ जाए। लोग बाग यात्रा करते थे तो दिशा का ज्ञान ये वो सब कैसे होता था? ध्रुव तारे से। इसी से पता लगा लेते थे हम उत्तर में दक्षिण में हमें किधर जाना है। तो ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर स्थित है। यह पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर स्थित है। इसकी किरणें पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। 90 डिग्री का कोण बनाती है। बायर नाम, इसका एक नाम बायर भी मिलता है, बायर नाम। एक और नाम है इसका अल्फा माइनोरिस। इसी का नाम है अल्फा माइनोरिस। किस तारे का नाम? अल्फा, ये इस तरह की अल्फा माइनोरिस के नाम से। ध्रुव तारा तारामंडल का सबसे रोशन तारा भी है। ध्रुव तारा उसका एक अपना तारामंडल है, उसका सबसे रोशन तारा भी है। यह पृथ्वी से 434 प्रकाश वर्ष दूरी पर है। पृथ्वी से 434 प्रकाश वर्ष दूरी पर है। देखो हमने बताया किस ध्रुव पर है? उत्तरी ध्रुव पर है। उत्तरी ध्रुव पर इसकी जो किरणें होती है 90 डिग्री का एंगल बनाती है, इसे अल्फा माइनोरिस तारा भी कहते हैं और पृथ्वी से 434 प्रकाश वर्ष दूरी पर है।
क्योंकि पृथ्वी से दूर है ये, इसलिए हमें छोटा दिखाई देता है, लेकिन ये छोटा नहीं, महादानव तारा है। कौन सा? महादानव तारा। उसका नाम भी लिखेंगे F7। F7 श्रेणी का महादानव तारा है। F7 श्रेणी का महादानव तारा है। दुनिया भर में अधिकतर जहाजों से, दुनिया भर में अधिकतर जगहों से दुनिया भर में अधिकतर जगहों से ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के ऊपर, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के ऊपर स्थित प्रतीत होता है। प्रतीत होता है। इस कारण से तारों से मार्गदर्शन लेते हुए समुद्र या रेगिस्तान जैसे जगहों से निकलते हैं। समुद्र या रेगिस्तान जैसी जगहों से निकलते हैं। प्राचीन काल की बात कर रहा हूं, जब ऐसा कोई दिशा सूचक यंत्र वगैरह नहीं थे, तब ये हमेशा उत्तर दिशा में ही होता था और ये दिखता सब जगह से उत्तर ध्रुव की ओर। तो इसलिए जब भी कोई रेगिस्तान में जहां चारों तरफ रेत ही रेत हो, समझ में नहीं आया कि जाना किधर है, तब ये बता देता था कि ये उत्तर दिशा है, ये उत्तर दिशा है। तो इसके इधर पूर्व होगा, इधर पश्चिम होगा, इधर दक्षिण होगा, ये अनुमान लगाते थे और फिर तय करते थे कि हमें जाना किधर। क्लियर हो गया? कितनी दूरी है इसकी पृथ्वी से? 434 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या है अंकित? दूरी की मापने की इकाई। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। दूरी मापने की इकाई है, दूरी की इकाई है। और पार्सेक क्या है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। तो एक पार्सेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? 10 to the power 8। नहीं, इतना नहीं होता है। 2.3 प्रकाश वर्ष। एयू क्या है? एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट। अब हम पढ़ेंगे तारामंडल। तारामंडल क्या होता है? तारामंडल कोई बता दे मुझे, तारामंडल क्या होता है? हाँ, आप लोगों में से बताएं कोई भी। हेमलता, तारामंडल। ज्योग्राफी कुछ भी नहीं पढ़ा आपने? तारामंडल जो आकाश में जो है तारे के समूह होते हैं जो विभिन्न प्रकार की आकृतियों में स्थित होते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? तारामंडल। तारामंडल, ठीक है। तारों के समूह विभिन्न आकृतियों में जो पाए जाते हैं, इसे क्या बोलते हैं? तारामंडल। बस सीधा सा उत्तर इतना ही है, और 2-3 के नाम लिखना पड़ेगा। लिखेंगे तारों के समूह द्वारा, तारों के समूह द्वारा बनाई गई, तारों की समूह द्वारा बनाई गई, तारों के समूह द्वारा बनाई गई
आकृतियों को नक्षत्र मंडल या तारामंडल कहते हैं। तारे हमें यहाँ से दिखते तो हैं आसमान से बिखरे हुए, लेकिन उनको ध्यान से देखो तो उनके भी कुछ समूह के रूप में पाए जाते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? तारामंडल। जैसे सप्तऋषि। क्लियर हो गया ना? तारामंडल क्या है? तारों के समूह द्वारा बनाई गई आकृतियों को नक्षत्र मंडल या तारामंडल कहते हैं। जैसे सप्तऋषि, ओरियन, हरक्यूलिस। सप्त ऋषि, ओरियन, हरक्यूलिस, ये सब तारामंडल के एग्जाम्पल है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU, याद रखना IAU क्या बताया मैंने? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अनुसार आकाश में कितने तारामंडल हैं? कोई भी बता सकता है? अनुसार आकाश में कितने? 10 की घात 11 है। हाँ, 89 तारामंडल है। तारे की बात नहीं कर रहे हैं, काय की बात कर रहे हैं? तारामंडल की बात कर रहे हैं। तो कितने? 89 तारामंडल है। इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा तारामंडल, ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। ऑनलाइन वाला बताएं, कोई बोल ही नहीं रहा। सबसे बड़ा तारामंडल, अरे सामान्य सा क्वेश्चन पूछा मैंने एकदम। क्या ऑनलाइन कौन सा मैंने? हाइड्रा नहीं पढ़ा होगा, सेंटारस पढ़ा होगा। सेंटारस, हाँ ठीक है, आप देख लीजिए उसे। अभी मेरे पास यही है सेंटोरस, जिसमें 94 तारे हैं, जिसमें 94 तारे हैं, जिसमें 94 तारे हैं। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते समय, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते समय कितने तारामंडल से गुजरती है? 27 विभिन्न तारामंडल या नक्षत्रों से गुजरती है। नक्षत्रों से गुजरती है। नक्षत्रों से गुजरती है। अब हम बात करते हैं राशि चक्र। राशि चक्र, राशि चक्र। हाँ, कितनी राशियां हैं? टीवी देखते हो आप सुबह उठते बराबर? उसमें 10, कम से कम 10 प्रकार के बाबा तो बताते रहते हैं राशि चक्र। उनको देख के भी डर लगता है कभी कभी, लेकिन राशि चक्र वो बताते रहते हैं। हाँ, कितनी राशि? 12 है। इनको नहीं पता, 12 राशियां है ना। तो क्या है? पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, ये तो पता है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और उसके दौरान जो है 12 तारों के समूह से होकर वो गुजरती है। तो वो जो तारों के समूह से होकर गुजरती है, यही क्या कहलाते हैं? राशि चक्र। ठीक, राशि चक्र लिखेंगे। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा के दौरान, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा के दौरान 12 विशेष तारा समूह से होकर गुजरती है।
गुजरती है, जो अपने भिन्न भिन्न जो अपने भिन्न भिन्न आकार के कारण अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में तारों के इस समूह को राशि चक्र कहते हैं। इसमें नंबर 1 राशि चक्र में 12 है, सबको पता है ये। मेष, वृष, तो लिखो ना, मुझे क्यों देख रहे हो? मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मकर, कुंभ और मीन, ठीक, और मीन। कितनी राशियां हो गई? 12। हम बात कर रहे हैं सौर मंडल की। आगे जो हम अगली जो पढ़ने वाले, सौर मंडल किसे कहते हैं? सौर मंडल, हेमलता बताओ, सौर मंडल किसे कहते हैं? सौर मंडल किसे कहते हैं? अभी कल भी बताया होगा मैंने, सौर मंडल। जिसमें ये समस्त तारे, पृथ्वी, सूर्य, नहीं, आपको पता है, आप बताओ। सर सूर्य और उसके सभी ग्रह। सूर्य है, हमने बताया था सूर्य, ठीक, सूर्य और उसके परिक्रमा करने वाले सभी ग्रह, उपग्रह, ये सब मिलकर क्या कहलाता है? सौर मंडल। सौर मंडल। तो सबसे पहले क्या है इसमें? सूर्य। सूर्य के बाद में उसकी परिक्रमा करने वाला बुध, सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा होता है? बुध। कौन सा होता है? बुध, सबसे नजदीक। और उसके बाद में बुध, शुक्र, उसके बाद में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, उसके बाद शनि, फिर अरुण और सबसे आखिर में वरुण। अरुण और वरुण। फिर यहाँ पे बृहस्पति और शनि के बीच में क्या है? ढेर सारे एस्टेरॉइड है ना। तो वो सब मिला के इन सभी ग्रहों के अपने अपने उपग्रह हैं जो इनके साथ में परिक्रमा करते हैं। बृहस्पति के बहुत सारे उपग्रह हैं, शनि के सबसे ज्यादा उपग्रह। तो ये उपग्रह जो इनके साथ में तो इनका चक्कर लगाते हैं, इनके साथ साथ सूर्य का भी चक्कर लगाते हैं। तो ये सब का सब मिलकर क्या कहलाते हैं? सौर। ये सौर मंडल कहलाते हैं। अब ये जो
मंगल, पृथ्वी, शुक्र, यहां से ये जो 4 ग्रह होते हैं ये कौन से कहलाते हैं? पार्थिव। ये क्या कहलाते हैं? पार्थिव। और ये जो ग्रह है ये क्या कहलाते हैं? बाह्य। ये क्या कहलाते हैं? बाह्य। और ये क्या कहलाते हैं? पार्थिव ग्रह। ये क्या कहलाते हैं? पार्थिव ग्रह। पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बाह्य या आउटर ग्रह में कौन कौन सा? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। यदि हम इसे डिटेल में पढ़ें, अच्छे से लिखेंगे इसे। सौर मंडल क्या है? सौर मंडल में सूर्य, सौर मंडल में सूर्य और वह खगोलीय पिंड सम्मिलित है जो इस मंडल में एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा बंधे हैं। गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा बंधे हुए हैं। इसमें ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु आदि शामिल है। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? सौर मंडल में कितने ग्रह हैं दीक्षा? 8। ठीक, 8। उपग्रह कितने हैं? 105 नहीं, 172। 172। अभी पढ़ेंगे हम एक एक किस किस ग्रह के कितने हैं वो सब पढ़ेंगे, लेकिन ग्रह कितने हैं? 8। उपग्रह कितने हैं? 172। बौने ग्रह, बौने ग्रह ये भी 8। ये भी कितने हैं? 8 है। 8। अब यदि हम इन ग्रहों को आकार के अनुसार अवरोही क्रम में जमाएं, आकार के अनुसार अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम क्या होता है? घटता क्रम। घटता क्रम। और आरोही बढ़ता क्रम। तो घटते क्रम में सबसे पहले कौन सा लिखेंगे अंकिता? सबसे छोटा है सबसे बड़ा? घटते क्रम में सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है हमारा? बृहस्पति। बृहस्पति। फिर उसके बाद में शनि। ये दो तो हमको पता है, इसके बाद में हम कंफ्यूज हो जाते हैं और 4 ग्रह दे देते हैं और बोलते हैं इसको घटते या बढ़ते क्रम में जाओ, तो फिर दिक्कत हो जाती है क्योंकि हमें 2 तो पता है। तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, अरुण, वरुण। इसके बाद पृथ्वी आएगा या मंगल आएगा? पृथ्वी लिखेंगे। पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। पृथ्वी, शुक्र, मंगल, ये बुध। ये काय के अनुसार लिखे हमने? आकार के अनुसार अवरोही क्रम में। ठीक, आरोही क्रम में यदि बढ़ता क्रम लिखते तो हम यहां से शुरू कर देते हैं, बढ़ते क्रम में यहां से शुरू कर देते हैं। बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, वरुण, अरुण, शनि और बृहस्पति। कई पुरानी किताबें पढ़ रहे होंगे 2006 के पहले वाली, तो उसमें प्लूटो लिखा हुआ होगा आखिरी में, और वो सबसे छोटा ग्रह भी है। सबसे छोटा ग्रह 2006 के अनुसार, 2006 से उसे ग्रहों की श्रेणी से ही हटा दिया। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया? अब द्रव्यमान के अनुसार, दूसरा द्रव्यमान के अनुसार, द्रव्यमान
के अनुसार घटता क्रम, द्रव्यमान के अनुसार घटता क्रम। तो द्रव्यमान के अनुसार बृहस्पति, शनि, और यहां थोड़ा सा परिवर्तन, वरुण, अरुण। पहले हमने अरुण वरुण लिखा था और यहां क्या हो जाएगा, वरुण, अरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, सेम एज इट इज, सिर्फ एक जगह स्थान परिवर्तन हुआ है, एक जगह स्थान परिवर्तन हुआ है। घनत्व के अनुसार अवरोही क्रम, यह कंफ्यूज हो जाएंगे। घनत्व के अनुसार अवरोही क्रम। कविता मैडम बताइए जरा, सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है सौरमंडल का? बृहस्पति ही है। बहुत जरूरी था ना मुझे ये पढ़ाना। नहीं नहीं कोई बात नहीं, लेकिन बता रहा हूं मैं, बहुत जरूरी था मुझे ये पढ़ाना। अंकित आपका ज्योग्राफी है, पीजी कर रहे हो? हाँ हाँ बोलिए शांतनु जी। हाँ बोलो, हेलो हेलो ही मत करो। शनि, क्या क्या क्वेश्चन पूछा मैंने? घनत्व के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम, घटता क्रम पूछा मैंने। तो पृथ्वी सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह है, ठीक। पृथ्वी, पृथ्वी, बुध लिखेंगे, पृथ्वी, बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी, बुध, शुक्र, मंगल, वरुण, वरुण, बृहस्पति, अरुण और शनि। शनि का घनत्व जो है वो सबसे कम है, शनि का घनत्व सबसे कम है, ठीक। शनि का घनत्व सबसे कम है। तो घनत्व के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम पृथ्वी, बुध, शुक्र, मंगल, वरुण, बृहस्पति, अरुण और शनि। क्लियर हो गया? अब हमने बोला था आंतरिक ग्रह, तो आंतरिक ग्रह को पार्थिव ग्रह कहते हैं, हमने यहीं पर लिख दिया, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। जोबियन ग्रह या बाह्य ग्रह, जोबियन शब्द भी देखो कौन सा, जोबियन, जोबियन या बाह्य ग्रह, जोबियन या बाह्य ग्रह। तो ये वाला यहां से लिखेंगे हम, बृहस्पति, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। और आंतरिक या पार्थिव ग्रह, आंतरिक या पार्थिव ग्रह, इसमें क्या पढ़ा हमने, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। आंतरिक या पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये पूरा, यदि दूरी के अनुसार, तो ये हमने लिखा ही है इसमें, दूरी के अनुसार ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। दूरी के अनुसार ये बढ़ते क्रम में है, और उधर से लिखे तो फिर घटते क्रम में होता है। परिक्रमण अवधि के अनुसार, परिक्रमण, परिक्रमण अवधि के अनुसार आरोही क्रम, यह आरोही क्रम लिख रहे हैं, ठीक। आरोही क्रम अर्थात बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम। परिक्रमण अवधि,
मतलब सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। तो आरोही क्रम में सबसे पहले हम किसका लिखेंगे, जिसका सबसे कम समय लगता है। तो सबसे कम किसका लगता है, जो सबसे नजदीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। जो क्रम है वही का वही, ठीक है, एकदम क्लियर। परिक्रमण अवधि के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम। अब हम देखेंगे परिक्रमण वेग के अनुसार, परिक्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। तो इसमें सेम ऐसे ही आएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। क्या दोनों एक ही है क्या, परिक्रमण अवधि और परिक्रमण वेग? एकदम उल्टा लिखा है मैंने, क्योंकि उसमें आरोही क्रम बताया और इसमें क्या बताया, अवरोही क्रम। क्योंकि यहां पर सबसे अधिक जो परिक्रमण वेग है वो किसका है, बुध का, और सबसे कम किसका है, वरुण का। और पहले वाले में सबसे कम बुध का था और सबसे अधिक का क्या था, वरुण का था। ठीक, तो इन दोनों को याद रखना बराबर, नहीं तो बोलोगे कि एक ही लाइन को फिर से एक जैसा ही हो गया करके, है? तो उसको थोड़ा देख लेना, गड़बड़ हो सकती है इसमें। अब हम एक एक ग्रह की छोटी छोटी बात पढ़ेंगे। वैसे थोड़ा सरल है ये, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए, सामान्य से एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बन जाते हैं। और यही वाले ग्रह उठाएंगे हम यहां से। सबसे पहले हम लेंगे बुध, 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 मरकरी। क्या खासियत है इसकी अमरदीप? सबसे मतलब सबसे कम इसका वो परिक्रमण काल होता है 88 दिन, और सूर्य के सबसे नजदीक है। सूर्य का सबसे नजदीक, सबसे अधिक तापांतर, सूर्य का सबसे नजदीक तो है ये, सबसे छोटा, सबसे छोटा ग्रह है या नहीं? सबसे छोटा है ये, है? सबसे छोटा ग्रह, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है, सबसे कम समय में 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा पूर्ण कर लेता है। तापांतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक, तापांतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक। तापांतर का मतलब क्या है, दिन यहां बहुत गर्म है, रात बहुत ठंडी। दिन और दिन में तो अति गर्म रहती है और रात पूरी बर्फीली रहती है। कारण क्या है, यहाँ पर वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल नहीं है, और वायुमंडल नहीं है इस कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता, तो रात में कुछ भी टेम्परेचर वहां नहीं रहता जो उसे रोक के रखे। अभी हम ऊष्मा बजट पढ़ेंगे, कल के वीडियो में पढ़ेंगे हमें ऊष्मा बजट, तो उसमें देखेंगे कि सूर्य से कितनी ऊष्मा आती है, फिर उसका विकिरण, एल्बिडो वगैरह सब हम एक एक चीज डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ कुछ है ही नहीं, तो जब तक टेम्परेचर आ रहा है तब तक गर्म है, और जैसे ही खत्म हुआ एकदम बर्फ बन जाता है। ठीक, तापांतर यहाँ सबसे अधिक होता है।
बुध के सबसे पास से गुजरने वाला कृत्रिम उपग्रह किसी को पता है? बुध के पास से गुजरने वाला कृत्रिम उपग्रह। बुध ग्रह के सबसे पास से गुजरने वाला कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह बुध ग्रह के सबसे पास से गुजरने वाला कृत्रिम उपग्रह मैरिनर 10। क्या? मैरिनर 10। मैरिनर 10 याद रखना। हम मरकरी की बात कर रहे हैं। सौर मंडल का सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह, सबसे छोटा ग्रह, सूर्य का सबसे कम समय में 88 दिन में एक परिक्रमा पूरी कर लेता है और इसके पास से गुजरने वाला कृत्रिम उपग्रह मैरिनर 10। सबसे अधिक तापांतर यह देखने को मिलता है। दिन बहुत गर्म होते हैं यहाँ पर और रातें एकदम बर्फीली होती है। अब हम देखेंगे वीनस, दूसरा ग्रह वीनस। शुक्र ग्रह की बात करते हैं। वीनस क्या खासियत है इसकी? सूर्य की परिक्रमा 225 दिन में। सभी ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा किस दिशा में करते हैं? पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा किस दिशा में करती है? पश्चिम से पूर्व। पश्चिम से पूर्व। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व। एकमात्र ग्रह जो उल्टी दिशा में परिक्रमा करता है पूर्व से पश्चिम। अभी तो ये पढ़ो, पूर्व से पश्चिम। तो क्या यह ग्रहों की सामान्य दिशा के विपरीत सूर्य की पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमण करता है। अभी हमने एक क्वेश्चन पूछा था, ये 225 दिन में परिक्रमा, सूर्य की परिक्रमा किस दिशा में? पूर्व से पश्चिम। और क्या है स्वभाव? क्या? अन्य ग्रहों के विपरीत। अन्य ग्रहों के विपरीत। यह पढ़ा था सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध। कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत कंफ्यूज होते हैं। सूर्य के सबसे नजदीक दूसरे नंबर का ग्रह कौन सा है? शुक्र। आपसे पूछ रहा हूं, पृथ्वी के नजदीक का ग्रह कौन सा है? नजदीक का तो होती है। पृथ्वी के नजदीक का कौन सा है? शुक्र है। पृथ्वी के नजदीक नजदीक का ग्रह कौन सा है? शुक्र। हम सूर्य की बात कर रहे हैं। सूर्य का सबसे नजदीक कौन सा है? बुध। ये पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी से बुध तो हो ही नहीं सकता सबसे नजदीक का, ये तो दूर है। एक ग्रह को छोड़ के जाना पड़ेगा ना। और ये जैसे जैसे दूर जाते हैं दूरी बढ़ती जाती है, इनकी दूरी बढ़ती जाती है। तो पृथ्वी के सबसे नजदीक का कौन सा है? ये वाला शुक्र है। ठीक, पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? शुक्र। कंफ्यूज नहीं। ठीक, और पृथ्वी का दूसरे नंबर का नजदीकी ग्रह कौन सा होगा? बुध के होगा। तो डमरू होगा, मंगल होगा ना। मंगल होगा, मंगल होगा ना। ये देखो, ये यहां से ये है और यहां से ये है। अब यहां से ये घर है, इसके सबसे नजदीक का घर ये वाला है, तो दूसरा उसके बगल वाला थोड़ी होगा, दूसरा इधर वाला होगा ना। हा? नहीं आया? आ गया। दांत बहुत बड़े कर लिए आप, उसी के लिए गए थे? नहीं तो नहीं गया था। अच्छा, लिखेंगे शुक्र के बारे में क्या लिखा? यह पृथ्वी के सर्वाधिक निकट है, इसे सांझ का तारा
या भोर का तारा? मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार, ये क्वेश्चन भी बना। मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार, सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहते हैं। यह शाम को किस दिशा में दिखता है? यहां तो बड़ा कठिन क्वेश्चन है अमरू। शाम को किस दिशा में दिखता है ये? हाँ? पूर्व दिशा में। और सुबह? तो सुबह पूर्व में दिखना चाहिए। सुबह पश्चिम। तुम दोनों बाहर जाओ, झगड़ा करो आपस में, निर्णय करके आओ क्या होगा। लिखेंगे शाम को पश्चिम दिशा में, शाम को पश्चिम दिशा में और सुबह पूर्व दिशा में दिखाई देता है। पृथ्वी का जुड़वा भी कहते हैं इसे। शाम को पश्चिम में, है ना, पश्चिम में, और सुबह पूर्व दिशा में। इसी को देख के तो लोग बाग उठते हैं मेरे भाई अंकित कुमार, है ना, पूर्व में भोर हो गई बोलते इसको देख के। और क्या बताया है इसके विषय में? और पृथ्वी का जुड़वा, पृथ्वी का जुड़वा कहते हैं, पृथ्वी की भगिनी भी बोलते हैं। पृथ्वी की जुड़वा या बहन या भगिनी से कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्या कारण है? देखो पृथ्वी के समान गति तो नहीं करता है, पश्चिम से पूर्व, ये पूर्व से पश्चिम करता है। फिर क्यों कहते हैं? तो उसका कारण है कि यह द्रव्यमान और आकार में पृथ्वी से थोड़ा ही कम है, लगभग पृथ्वी के जैसा है। द्रव्यमान एवं आकार में लगभग पृथ्वी के जैसा है। द्रव्यमान एवं आकार में लगभग पृथ्वी के जैसा है, इसलिए क्या कहते हैं इसे? पृथ्वी की बहन या पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। आकाश का सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? गुड, तारीफ तो करना पड़ेगा आपको। हेमलता आप मारना मत बेचारे, थोड़ा दूर बैठा करो। हाँ नहीं बताओगे? हाँ सूर्य के पास तो बुध है, तो बुध ही बुध होगा। होना चाहिए। हाँ तुम क्या पढ़ रहे हो सालों से? 2 साल हो गए यार पढ़ते हुए, अब तो रिटायर हो जाना चाहिए मुझे, आपको नहीं। क्योंकि यहाँ पे क्या है, कुछ है इसके वायुमंडल में, कुछ है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट कर देती है। वहां तो नहीं था ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसलिए वो कैसा था, तापांतर बहुत अधिक था। तो इसके वायुमंडल में 90 से 95% CO2 पाई जाती है। ये क्वेश्चन भी बनता है। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में 90 से 95% तक, 90 से 95% तक CO2 पाया जाता है, इसलिए यह वायुमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इसे प्रेशर कुकर ग्रह भी कहते हैं, प्रेशर कुकर ग्रह भी कहते हैं। क्या छूट गया इसमें? इसका कोई उपग्रह नहीं है, इसका कोई उपग्रह नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं पृथ्वी की। पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं दीक्षा? और मुझे तो एक ही पता है। आपको एक ही पता है? एक ही होगा फिर जी।
सबसे ज्यादा चमकीला, हाँ ये तो हमने बता दिया ना, सबसे ज्यादा चमकीला इसे भोर का तारा या इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार कहते हैं, ये तो लिखवा दिया आपने, सही बोला आपने। अब हम बात कर रहे हैं पृथ्वी की। दूरी के अनुसार देखा जाए तो तीसरा, घनत्व के अनुसार देखा जाए तो ये पहला, सबसे ज्यादा घनत्व इसका होता है। अब हम बात कर रहे हैं आकार की दृष्टि से पृथ्वी का कौन सा स्थान है? चौथा। पहले नंबर पर कौन सा? उधर से देखेंगे आकार है, पहला बृहस्पति, दूसरा शनि, तीसरा अरुण, चौथा वरुण, पांचवा पृथ्वी। पांचवें नंबर पे है ना, वो भी घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में चौथा। सही तो बोला आपने, बढ़ते क्रम में चौथा। लेकिन ऐसा कुछ न दिया हो तो पांचवा लिखना, घटता बढ़ता क्रम न दिया हो तो फिर कौन सा? पांचवा। शुक्र और मंगल के बीच में स्थित है, ये भी पता है सबको। अपने अक्ष पर कैसे घूमते हैं? पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व की ओर भ्रमण करती है। कितने अंश? 23 सही 1/2 अंश झुकी हुई है। 23 सही 1/2 डिग्री झुकी हुई है। परिक्रमण काल कितना है इसका? परिक्रमण काल, परिक्रमण काल, परिक्रमण मतलब परिक्रमा, सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में। परिभ्रमण अपने अक्ष पर, अपने अक्ष पर, तो अपने अक्ष पर 24 घंटे में, अपने अक्ष पर 24 घंटे में। 23 सही, हाँ ठीक है ना। पर सूर्य का परिक्रमण 365 दिन में, इसका एक परिक्रमण लगभग 365 दिन में पूरा हो जाता है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी, पृथ्वी से सूर्य की दूरी, पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। हम इसे देखेंगे जब सूर्य पढ़ेंगे तब बता देंगे कि सबसे कम दूरी का कौन सी होती है, सबसे अधिक कब होती है, औसत दूरी क्या होती है, पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे। अभी तो यहाँ पे लगभग 15 करोड़ किलोमीटर ये मान के चलते हैं। पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल है? 70%। जितना हमारे शरीर में उतना पृथ्वी में है, 71%। और थल कितना है? 29%। पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है? अनुमानित आयु, नंदिनी मैडम आप बताइए, पृथ्वी की अनुमानित आयु, पृथ्वी की अनुमानित आयु 4.6 बिलियन वर्ष, 4.6 बिलियन वर्ष। पृथ्वी की अनुमानित आयु 4.6 बिलियन वर्ष। परिभ्रमण काल कितना? परिक्रमण तो 365 और परिभ्रमण कितना बताया? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। हम यही देख लेते हैं। न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी, अधिकतम दूरी।
न्यूनतम दूरी, अधिकतम दूरी। न्यूनतम दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर, अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर, और औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, ये तो सबको पता होगा। 8 मिनट 20 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड। सौर मंडल का एक अकेला ऐसा ग्रह जिसके ऊपर जीवन है और जल की अधिकता के कारण इसे क्या बोलते हैं, नीला ग्रह। जल अधिक होने के कारण यह आकाश से कैसा दिखाई देता है, नीला। ठीक है, पृथ्वी को तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, आगे नहीं पढ़ते अभी ज्यादा, हम पढ़ेंगे एपीजी पेरिजी सब पढ़ेंगे, लेकिन अभी मंगल, मार्स ग्रह, मार्स, मंगल, मार्स। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध। और दूसरे नंबर का छोटा ग्रह कौन सा है, निम्नलिखित में से सौर मंडल का छोटा ग्रह कौन सा है, वो लिखा रहेगा उसमें, और ऑप्शन में बुध नहीं रहेगा, ऑप्शन में दिया रहेगा शुक्र, पृथ्वी, मंगल। फिर कौन सा होगा, मंगल, शुक्र नहीं होगा। हाँ? क्या आएगा, शुक्र है, मैं हूं अभी, मंगल कौन सा आएगा, मंगल। तुम शुक्र और उसमें उलझ गए, तुम दूर दूर बैठा करो जरा, एक दूसरे के कान की लस्सी पीते रहते हो और कुछ भी बोलते रहते हो। लिखेंगे, मंगल ग्रह सौर मंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है, पृथ्वी का लगभग आधा, पृथ्वी का लगभग आधा। लोहे के ऑक्सीकरण के कारण लाल ग्रह भी कहते हैं इसे, लाल प्लैनेट, लाल ग्रह भी कहते हैं। घूर्णन गति पृथ्वी की घूर्णन गति के समान है। यहां हम कंफ्यूज हो सकते थे, हम यहां शुक्र के साथ जा सकते थे, क्योंकि शुक्र को क्या कहते हैं, पृथ्वी की बहन है, लेकिन उसके कारण कुछ और पढ़े थे, घूर्णन तो नहीं पढ़ा हमने। तो इसकी घूर्णन गति पृथ्वी की घूर्णन गति के समान है। 2 उपग्रह है इसके, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, फिबोस और डिमोस, फिबोस और डिमोस, 2 उपग्रह है, फिबोस और डिमोस। डिमोस जो है सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह, सौर मंडल का सबसे छोटा प्राकृतिक उपग्रह, सौर मंडल का सबसे छोटा प्राकृतिक उपग्रह। कृत्रिम तो ढेर सारे हैं, इससे छोटे ही रहते हैं, हम प्राकृतिक की बात कर रहे हैं, है ना। तो प्राकृतिक सौर मंडल का सबसे छोटा प्राकृतिक उपग्रह डिमोस है, और किसका है ये, मंगल ग्रह का है। यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, निक्स ओलंपिया, निक्स ओलंपिया। ऐसे ही एक पर्वत हम चंद्रमा के ऊपर भी पढ़ेंगे, निक्स ओलंपिया। यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत
जो एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है, 3 गुना ऊंचा है। अभी तक जो जीवन की खोज की जा रही है 2 जगह पर की जा रही है, एक शुक्र पर और एक मंगल ग्रह पर। शुक्र पर क्यों? क्योंकि वहां CO2 है, गैस है वहां पर। और दूसरा मंगल ग्रह, मंगल ग्रह पर भी जीवन की खोज की जा रही है। और सबसे अधिक जो दल भेजे गए वो कहां पर भेजे गए हैं? मंगल ग्रह पर भेजे गए। तो सर्वप्रथम मार्स ओडिसी, मार्स नहीं, सबसे पहले मार्स पाथ फाउंडर, मार्स पाथ फाउंडर मिशन भेजा यहां पर। इसके बाद में मार्स ओडिसी, मार्स ओडिसी जिसने बर्फ की चट्टानें होने के बारे में बताया। मार्स ओडिसी, मार्स ओडिसी बर्फ की चट्टानें होने के बारे में बताया। नासा ने 2011 में क्या भेजा है पे? मार्स क्यूरोसिटी। नासा कब भेजा था? 2011। मार्स क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी। और भारत ने क्या भेजा? मॉप। भारत ने कब भेजा था? 2013, 14 है। ठीक है, अभी तो इतना ही, डेट मुझे कंफर्म नहीं है। हम मॉम तो पढ़ते ही है साइंस में, उसमें पढ़ेंगे हम जब स्पेस वो पढ़ेंगे। अभी सिर्फ भारत ने क्या भेजा? मार्स ऑर्बिट मिशन, ये भारत ने भेजा था। मॉम ये भेजा था 5 नवंबर 2013, 5 नवंबर 2013 को यहां से प्रक्षेपण किया था। और 24 सितंबर 2014 को वहां पर पहुंचा था। 24 सितंबर 2014 को पहुंचा था। अब हम बात करेंगे बृहस्पति, मंगल के बाद बृहस्पति। क्या खासियत पढ़ ली हमने बृहस्पति की? अभी तक आरोही अवरोही क्रम में जब आया तो 2-3 बार ये फर्स्ट नंबर पे आया था, 2-3 बार। बृहस्पति, बृहस्पति ग्रह तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह। कितने उपग्रह हैं इसके? सबसे बड़ा ग्रह 79 उपग्रह है इसके। और गैनीमेडे, गैनीमेडे सबसे बड़ा उपग्रह। जैसे हमने डिवोस पढ़ा, डिवोस ये सौर मंडल का सबसे छोटा कृत्रिम उपग्रह है। तो वैसे ये जो गैनीमेडे है ये सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। और ये किस ग्रह का है? बृहस्पति ग्रह का है। बृहस्पति को लघु सौर तंत्र भी कहते हैं, बृहस्पति को लघु सौर तंत्र भी कहते हैं। स्वयं की रेडियो ऊर्जा है, रेडियो ऊर्जा है, स्वयं की रेडियो ऊर्जा है। अब हम पढ़ेंगे सैटर्न, शनि। चक्कर कितने दिन में लगाता है? तो एक परिक्रमा 11.9 वर्ष में पूरी करता है,
11.9 वर्ष में पूरी करता है। 11.9 वर्ष। शनि सैटर्न आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, सबसे पहले नंबर पे बृहस्पति और दूसरे नंबर पे शनि। सूर्य की परिक्रमा ये 29.5 वर्ष में पूरी करता है। और ये जो शनि ग्रह है इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, ऐसा रिंग पाए जाते हैं, ठीक, रिंग वलय पाए जाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है इसके ऊपर, वलय का पाए जाना, रिंग का पाया जाना। कितने रिंग होती है इसके ऊपर, 7। कितने रिंग होती है, 7। 82 ग्रहों का पता लगाया जा चुका है। 82 ग्रह इसके, 82 उपग्रह। मतलब सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं अभी पता लगा है, शनि के। कभी पुरानी किताबों में बृहस्पति भी मिलेगा, लेकिन अभी कौन सा पढ़ेंगे हम, शनि। 82 इसके उपग्रहों का पता लगाया जा चुका है। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है इसका, टाइटन। टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह। ये सौर मंडल का सबसे बड़ा नहीं है, ये गैनीमेड जो है ये सौर मंडल का है? और ये जो टाइटन है ये 82 जो उपग्रह है इसमें सबसे बड़ा है, ना कि सौर मंडल का, ठीक। सबसे बड़ा उपग्रह ये जो टाइटन है बुध ग्रह के बराबर है, बुध ग्रह के बराबर है। किस रंग का है शनि, उसका रंग क्या है, मंगल ग्रह से मिलता जुलता है, नारंगी। शनि ग्रह का रंग कैसा है, नारंगी। वही आयरन ऑक्साइड के कारण नारंगी रंग इसका देखने को मिलता है। इसके ढेर सारे उपग्रह हैं, उसमें हमने टाइटन पढ़ा। एक है फोबे। फोबे, फिबोस अलग है और फोबे अलग है। फोबे अलग है, ये इसी का उपग्रह है। लेकिन क्यों लिखा हमने, पूरे 82 तो नहीं लिखे हमने, एक टाइटन लिख लिया और एक फोबे लिख लिया। फोबे क्या है, जितने सारे उपग्रह पश्चिम से पूर्व शनि की परिक्रमा करते हैं और ये पूर्व से पश्चिम शनि की परिक्रमा करता है। फोबे शनि की कक्षा में घूमने के विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। शनि अंतिम ग्रह है, अंतिम ग्रह है जिसे आंखों से देखा जा सकता है। अंतिम ग्रह है जिसे आंखों से देखा जा सकता है। क्लियर हो गया ये भी। अब कौन सा पढ़ेंगे हम, अरुण, यूरेनस। अरुण, यूरेनस। यूरेनस किसने खोज की थी इसकी, ये क्वेश्चन भी बहुत बार हर किताब में मिल जाता है, एग्जाम में भी पूछा गया है। ऑनलाइन वाले बताए थे, शांतनु जी, कोई बता सकता है। विलियम हर्सेल ने 1781 विलियम हर्सेल। अक्षीय झुकाव के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, अक्षीय झुकाव के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। और सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है, 84 डेज नहीं, ईयर। और बुध कितने दिन में कर लेता था, 88 दिन में। और इसको कितने लगते हैं, 84 वर्ष। 84 वर्ष। और शुक्र जो बुध है वो कितने दिन में, 88 दिन में। ये 84 वर्ष में पूरी करता है। लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं इसे,
लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। एक हमने शुक्र के बारे में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? यह अन्य ग्रहों की विपरीत दिशा में सूर्य की परिक्रमा करता है, पूर्व से पश्चिम। तो उसी का जोड़ीदार ये, उसी का जोड़ीदार। तो यह भी शुक्र ग्रह की भांति ही सामान्य दिशा के विपरीत पूर्व से पश्चिम दिशा में सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करता है। बहुत ठंडा ग्रह है। ठंडा ग्रह का कारण क्या है? सूर्य से बहुत अधिक दूरी, सूर्य से बहुत अधिक दूरी होने के कारण ठंडा ग्रह है। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, थीटा, लैम्डा, एप्सिलॉन, क्या क्या बता दिया? पूरे आ गए इसमें, मैथ्स वाले, फिजिक्स वाले। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, थीटा, लैम्डा, एप्सिलॉन क्या चीज है अमरदीप में? इसके उपग्रह के नाम मुझे पता था आप ऐसे ही कुछ बकोगे। हाँ, वलय। जैसे शनि ग्रह पे वलय है, वैसे यहां पर भी वलय देखने को मिलते हैं। तो ये क्या है? उसके वलय, वलय है, रिंग जो है वो है। 27 उपग्रह है इसके। एक खासियत भी है इसकी, अब ये उल्टी दिशा में घूमेगा तो सूर्योदय भी उल्टा ही होगा यहाँ पे, है ना, शुक्र में और इसमें। तो सूर्योदय पश्चिम दिशा में और सूर्यास्त पूर्व दिशा में होता है। सूर्योदय पश्चिम दिशा में और सूर्यास्त पूर्व दिशा में होता है। अब लिखेंगे वरुण। वरुण किसने की इसकी खोज? बताइए नंदिनी मैडम, अब आप ही बता दो, इससे पहले आपने ही बताया था, बड़ा अच्छा मार्गदर्शन किया था आपने। वरुण खगोल शास्त्री, जर्मन खगोल शास्त्री जोहान गाले 1846। अरुण की खोज 1781 विलियम हर्शेल, और वरुण की खोज जर्मन खगोल शास्त्री जोहान गाले ने 1846 1846। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कैसे दिखाई देता है? ये क्वेश्चन पूछा गया, पीएससी का क्वेश्चन है। हमने लाल देख लिया, लाल ग्रह देख लिया, नारंगी देख लिया, नीला देख लिया, हरा देख लिया, अब कौन सा देखना है? पीला। कौन सा? पीला लिखेंगे। यह ग्रह हल्का पीला दिखाई देता है, हल्का पीला दिखाई देता है। काय के कारण? काय के कारण? हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया। अमोनिया यह बहुत अधिक है। कैसा दिखाई देता है? ये पीला दिखाई देता है। कितने उपग्रह है इसके? 14। ये क्वेश्चन भी बनता है, और इतने से के कारण कंफ्यूज हो जाते हैं हम वरुण की बात कर रहे हैं ना, यहां हमने क्या लिखा है? टाइटन, और ये है ट्रिटन।
हम इसको भी टाइटन ही समझ लेते हैं, बोलते मिस प्रिंट हो गया, और कहाँ चल जाते हैं हम, शनि ग्रह के साथ पहुंच जाते हैं। तो ट्रिटॉन वो मेरिट, मेरिट ये प्रमुख उपग्रह है इसके, ट्रिटॉन वो मेरिट इसके प्रमुख उपग्रह है, प्रमुख उपग्रह है। अरुण वाले इसमें एक लाइन जोड़ेंगे हम, कैसा रंग है इसका, हरा, अरुण का रंग कैसा है, हरा। वरुण का क्या पढ़ा अपन ने, पीला, है ना। अरुण वाले इसमें एक लाइन लिखेंगे, हरा, दूरदर्शी से देखने पर यह हरा दिखाई देता है, ये कारण है इसका, दूरदर्शी से जब देखते हैं इसे तो हरा दिखाई देता है, क्योंकि नग्न आंखों से तो दिखाई नहीं देता। नग्न आंखों से दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है अंतिम, शनि। शनि के बाद जो भी ग्रह है वो हमें दिखाई नहीं देते, इसे दूरदर्शी से। यदि क्वेश्चन पूछेगा कि दूरदर्शी से खोजा गया पहला ग्रह कौन सा है, तो अरुण, कौन सा आएगा, अरुण, 1781 विलियम हर्शी। और उसके बाद दूसरा ग्रह कौन सा है, वरुण, 1846 में जोहान गाले द्वारा, और कैसा दिखाई देता है ये, पीला। अब हम प्लूटो के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि काफी दिनों तक इसे हमने क्या समझा है, ग्रह समझा है, लेकिन अब नहीं समझते इसे। तो प्लूटो के बारे में दो चार लाइन पढ़ लेते हैं। प्लूटो किसने खोज की थी, यम या कुबेर भी कहते हैं इसे, क्लाइड टॉम्बैक, किसने खोजा इसे, क्लाइड टॉम्बैक 1930 में खोजा गया था, 1930 में इसे खोजा गया था। सौर मंडल का नवा ग्रह वो सबसे छोटा ग्रह था लिखेंगे, है नहीं, सौर मंडल का नवा एवं सबसे छोटा ग्रह था, लेकिन कब, 24 अगस्त 2006। ग्रह का दर्जा छीन लिया, ग्रह का दर्जा छीन लिया, क्योंकि ये जो ग्रह है ये वरुण की कक्षा में घुस रहा था, ये जो लास्ट में तो था, लेकिन ये जो है ये कक्षा में घुस रहा था, वरुण की कक्षा में। तो इसलिए इसके मतलब ये बोला गया कि ये स्वयं किसी ग्रह को काटे बगैर पूरा चक्कर लगाता हो, वो कहलाएगा। अब ये उसकी ग्रह को काट रहा, मतलब उसके साथ में घूम रहा है, तो इसलिए इसे क्या बोला, ग्रह नहीं। कारण भी बता दिया मैंने, क्योंकि ये वरुण ग्रह की कक्षा को ओवरलैप करता था। तो इसे कौन से ग्रह का दर्जा दिया गया है, बौने ग्रह का दर्जा दिया गया है। और अब जो है सौर मंडल में मात्र कितने, 8 ग्रह माने गए हैं, सौर मंडल में 8 ग्रह माने गए हैं। अब हम चर्चा करेंगे सूर्य की। सूर्य पृथ्वी पर ऊर्जा का, एनर्जी का एकमात्र स्रोत, और वो कौन है, सन, सूर्य। सौर मंडल का जन्मदाता या जनक, सौर मंडल का जन्मदाता या जनक सूर्य नहीं होता तो सौर मंडल भी नहीं, सौर मंडल भी नहीं। ऊर्जा का मुख्य स्रोत, ऊर्जा का मुख्य स्रोत, ऊर्जा का मुख्य स्रोत
ऊर्जा का मुख्य स्रोत। और क्या है यहाँ पर? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन की क्रिया, नाभिकीय संलयन की क्रिया। सूर्य जो है, अभी हम इतना सा ही बना रहे हैं सूर्य, अभी उसको और बड़ा बनाएंगे, काला भी नहीं बनाएंगे, रेड कर देते हैं। सूर्य को हमने अभी सिर्फ इतना बनाया। तो इसके वायुमंडल में हमने पढ़ लिया कितने प्रतिशत हाइड्रोजन होती है? हाइड्रोजन होती है 70%, 70%। और हीलियम कितना बताया? 28%। और अन्य में हमने पढ़ा 2%, 2%। पृथ्वी से दूरी वगैरह हमने पढ़ लिया, कितनी है, न्यूनतम कितनी, अधिकतम कितनी, औसत दूरी कितनी है। सूर्य का दिखाई देने वाला पार्ट कौन सा होता है? सूर्य का पृथ्वी से दिखाई देने वाला भाग कौन सा होता है? कोई बता दे जरा। कोरोना। कोरोना तो नहीं होता है, कोरोना नहीं होता। तो देखो हमने ये इसीलिए बनाया, ठीक। तो सबसे पहला जो पार्ट होता है ये होता है क्रोन। सबसे पहला कौन सा है? क्रोन। सूर्य का जो मुख्य भाग है वो क्या कहलाता है? क्रोन। और ये किस अवस्था में है? प्लाज्मा के रूप में। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है, ठोस, द्रव, गैस, और इसके अलावा कौन सा होता है? प्लाज्मा, ठीक। यहां का जो तापमान होता है 15 लाख डिग्री सेंटीग्रेड। 15 लाख डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कितना होता है? 15 लाख डिग्री सेंटीग्रेड। अब दूसरा पार्ट यदि हम देखें तो ये है रेडियोधर्मी। रेडिएशन वहां पे, ठीक। तो यहां पर पूरा द्रव्यमान अंदर, और फिर नीचे उसके कारण वह एनर्जी उत्पन्न होती है, तो क्या होता है? रेडियोएक्टिव तत्व पाए जाते हैं। और यहाँ पर 3.82 लाख किलोमीटर, 3.82 लाख किलोमीटर एक्स तथा गामा किरण, एक्स तथा गामा किरण, ठीक। ये हमने प्लाज्मा पढ़ लिया। और ये पहला वाला ये क्या है? पूरा रेडियो एक्टिव, रेडियोधर्मी तत्व, ठीक। तीसरा जो पार्ट होता है, तीसरा जो पार्ट होगा वो होगा संवहन क्षेत्र। ये वाला, ये क्या होगा इसका? संवहन क्षेत्र। क्या बोल सकते हैं इसे? धरातल बोल सकते हैं सूर्य का। सूर्य का क्या बोलेंगे तीसरे पार्ट को? धरातल, धरातल, ठीक। इसके बाद में इसका जो चौथा पार्ट है वो है प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल पृथ्वी से सामान्य स्थिति में ये दिखाई देता है। हमें क्या दिखाई देता है? प्रकाश मंडल, प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर, फोटोस्फीयर, ठीक है। और यहां पर टेम्परेचर कितना होता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, फोटोस्फीयर का 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। कहीं कहीं पर टेम्परेचर कम भी होता है, दूसरे क्या बोलते हैं? सौर कलंक, यहीं पर दिखाई देते हैं, सौर कलंक, सौर कलंक। इसके बाद में ये, ठीक है, पूरा बनाएंगे। हमने वो उधर रेडियोधर्मी लिख लिया, इसलिए नहीं लिखा मैंने, ठीक। ये होता है इसका वर्णमंडल, वर्णमंडल। और ये जो वर्णमंडल होगा
गैसों से निर्मित। वर्णमंडल कैसे निर्मित होगा? गैसों से निर्मित, गैसों से निर्मित। और इसका सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? जो इसके किनारे किनारे होता है, ये चारों तरफ होगा पूरा गोल। इसको हम इधर बना देते हैं रेडियो, और ये सबसे आखिरी वाला, और ये क्या होगा? कोरोना, कोरोना या किरीट। और किरीट कब दिखाई देता है? कोरोना कब दिखाई देता है? सूर्य ग्रहण के समय। सूर्य ग्रहण के समय ये बीच वाला कुछ नहीं, देखो एकदम लाल लाल सा दिखता है ना, तो ये हमें ये वाला पार्ट दिखाई देता है, ठीक, किनारा ही दिखता है ना ऐसा गोल, तो क्या दिखता है? ये वाला। सूर्य किरीट कोरोना सबसे बाहरी आवरण है, और इसे सौर लपटे कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? सौर लपटे, सौर लपटे। कोरोना, सौर लपटे, जो कि सूर्य ग्रहण के समय हमें दिखाई देता है। सूर्य का वह भाग जो हमें आंखों से दिखाई देता है वो क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल। अभी बताया ना मैंने, प्रकाश मंडल। और जो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है वो क्या है? कोरोना। वो क्या है? कोरोना, वो है कोरोना। ग्रहण के समय कोरोना या किरीट। सूर्य को आकाशगंगा का, सूर्य को आकाश गंगा का एक चक्कर लगाने में, ऑनलाइन वाला बता दे कोई भी कितना समय लगता है। सूर्य को आकाश गंगा का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? ऑफलाइन वाले बता सकते हैं। 255 तो नहीं है, 25 करोड़ वर्ष। हाँ ठीक, 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। इसे सौर वर्ष या कॉस्मिक वर्ष कहते हैं। सौर वर्ष या कॉस्मिक वर्ष कहते हैं। सौर वर्ष या कॉस्मिक वर्ष कहते हैं। क्लियर हो गया? सौर वर्ष या कॉस्मिक वर्ष कितने? 25, पृथ्वी का जो समय है उसके 25 करोड़ वर्ष के बराबर होता है। इस अवधि को सूर्य अपने अक्ष पर कैसा चक्कर लगाता है? सूर्य अपने अक्ष पर कैसा घूमता है? पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व घूमता है। और 24.47 दिन में, 24.47 दिन में एक चक्कर पूरा करता है। एक चक्कर पूरा करता है या घूर्णन करता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? 23.1/2। और यदि यही क्वेश्चन सूर्य के बारे में पूछा जाए और वहां पर भी 23/1/2 दिया हो तो हम क्वेश्चन को देखना भूल जाएंगे। हम सिर्फ काय को देखेंगे? आंसर को ही देखते रह जाएंगे कि 23/1/2 एकदम सही है। फिर वहां सूर्य को हम क्या ज्यादा पढ़ेंगे ही नहीं।
झुकी हुई ये वो देख लेंगे, राइट कर देंगे। अपने अक्ष पर 7 डिग्री झुका हुआ है, अपने अक्ष पर 7 डिग्री झुका हुआ है, झुका हुआ है। हमने ये देखा ना प्रकाश मंडल है, प्रकाश मंडल पढ़ा ना। यहाँ का टेम्परेचर कितना बताया मैंने, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन यहाँ पर ये भी बोला मैंने सौर कलंक जहाँ सबसे कम टेम्परेचर होता है ये 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। सन स्पॉट भी कहते हैं, काले धब्बे जिसे कहते हैं, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, सौर कण तूफान एक शब्द है, सौर कण तूफान। जयंत कुमार जी पढ़ा क्या आपने ये, सौर कण पढ़ा है, चलो कोई बात नहीं, याद नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। 30 मार्च 2020 अभी अभी की घटना है। 30 मार्च 2020 को सूर्य की उत्पत्ति तथा सूर्य पर होने वाले विशाल मौसमी अंतरिक्ष तूफान का पता लगाया, जिसे सौर कण तूफान कहा। और इस मिशन का नाम क्या रखा, सनराइज मिशन, सनराइज मिशन रखा, सनराइज मिशन रखा, सनराइज मिशन रखा। ठीक है, सूर्य के बाद हम देखेंगे क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, बस 2-3 डेफिनेशन पढ़ेंगे, थोड़ा सा 5 से 7 मिनट का। क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड, कोई बताया जाए क्या होता है क्षुद्र ग्रह? क्षुद्र ग्रह हम पढ़ेंगे धूमकेतु। 2 चीज हम पढ़ने वाले हैं आज, धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह, दोनों से संबंधित क्वेश्चन बनता है। क्षुद्र ग्रह से संबंधित भी एस्टेरॉइड। जब हमने यहाँ ग्रहों की संरचना बताई थी, पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में बताया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है पीएससी ने, मंगल और बृहस्पति के बीच लिखेंगे मंगल व बृहस्पति ग्रहों के बीच, मंगल व बृहस्पति ग्रहों के बीच भिन्न भिन्न आकार की आकाशीय पिंड होते हैं, आकाशीय पिंड होते हैं जो ब्रह्मांड में विचरण करते रहते हैं, जो ब्रह्मांड में विचरण करते रहते हैं। ये आकार में ग्रहों से छोटे
और उल्का पिंड से बड़े होते हैं। ग्रहों से छोटे और उल्का पिंड से बड़े होते हैं। संख्या लगभग 40,000 है। संख्या लगभग 40,000 है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। इनकी दिशा मतलब कैसी परिक्रमा करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, पीएससी का क्वेश्चन है। तो ये दीर्घ वृत्तीय कक्षा में, दीर्घ वृत्तीय कक्षा में घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉक वाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा करते हैं। किसने खोजा इसे, किसने पता लगाया था? ऑनलाइन वाले बताएं कोई भी, किसने पता लगाया था इनका? (1801) में ग्लूसेपी पियाजी, ग्लूसेपी पियाजी, ग्लूसेपी पियाजी ने पता लगाया और उसका नाम था सेरेस, सेरेस। इसके बाद में तो और भी कितने हैं हमने बता दिया, लगभग 40,000 है। तो जो बड़े बड़े हैं उनके नाम भर देखेंगे हम। तो सबसे पहला तो सेरेस का पता लगाया था। इसके बाद में पल्लस, जूनो, वेस्टा आदि। क्या पढ़ा हमने? क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड। अब हम पढ़ेंगे धूमकेतु, धूमकेतु, कॉमेट, कॉमेट। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इससे संबंधित बड़ा महत्वपूर्ण डाटा है। धूमकेतु सबसे पहला कौन सा दिखाई दिया, कौन सा क्रम से दिखाई देता है, हेली क्या है, वॉचमैन क्या है, आइसन क्या है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो डिटेल में हम पढ़ेंगे इसे। ये पत्थर, धूल, बर्फ एवं गैस, क्या क्या बताया मैंने? पत्थर, धूल, बर्फ, गैस। अब गैस में भी कौन से, ऑक्सीजन तो नहीं होता इसमें। तो गैस कौन सी इसमें? तो गैस में मीथेन, CO2, मीथेन और अमोनिया, ये गैस होती है। अमोनिया, ठीक, से बने छोटे छोटे धातु के टुकड़े होते हैं। ये सौर तंत्र के स्थायी सदस्य होते हैं, स्थायी सदस्य होते हैं। किसने देखा था सर्वप्रथम? टाइको ब्राह्मी, टाइको ब्राह्मी महोदय ने सर्वप्रथम कॉमेट का पता लगाया। इन्होंने इनकी खोज की थी, टाइको ब्राह्मी, टाइको ब्राह्मी। कितने पार्ट होते हैं इसके? 3। किसी को पता है क्या? 3 पार्ट होते हैं इसके। हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में गति करते हैं। सूर्य के, जैसे मान के चलो ये सूर्य है तो ये इधर जाते हुए दिखेंगे, ये, फिर ये, और ये क्या है इसके पूछ, इस तरीके से विपरीत दिशा में, सूर्य की विपरीत दिशा में। तो 3 पार्ट है इसके। एक तो होता है नाभि, बीच वाला पार्ट नाभि। दूसरा होता है कोमा, कोमा, और तीसरा क्या होता है? पूंछ।
ये पूंछ जो है क्या है, गैस, और ये हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में होती है, सूर्य के विपरीत दिशा में। नाभि केंद्र है जो काय से बना है, पत्थर बर्फ से बना है। नाभि इसका केंद्र पत्थर व बर्फ से बना। नाभि जो है केंद्र है इसका पत्थर व बर्फ से बना है। कॉमा क्या है, नाभि के चारों ओर गैसों के बादल, नाभि के चारों ओर गैसों के बादल, गैसों के बादल। और पूंछ नाभि तथा कॉमा से निकलने वाली गैस वह पूंछ का आकार ले लेती है, पूंछ का आकार ले लेती है। ये पूंछ कब बनती है, जब ये सूर्य के नजदीक आता है, सूर्य के पास आता है तो ही उसकी पूंछ बनती है। लिखेंगे ये बात, जब धूमकेतु सूर्य के नजदीक आता है, जब धूमकेतु सूर्य के नजदीक आता है तो सौर विकिरण के प्रभाव से नाभि की गैसों का वाष्पीकरण हो जाता है, नाभि की गैसों का वाष्पीकरण हो जाता है। इससे पूंछ अरबों मील लंबी आकार ग्रहण कर लेती है। सौर हवा के कारण ये सौर हवा के कारण सूर्य के विपरीत दिशा में या उल्टी दिशा में होती है, सूर्य की उल्टी दिशा में या विपरीत दिशा में होती है। अब एक जैसे हैली नामक धूमकेतु, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा है, कब दिखा था ये? हैली मतलब ये वो धूमकेतु है जो नियमित अंतराल से पृथ्वी के आसपास दिखते रहते हैं। तो ये 1986 में दिखा था। अभी जो नजदीकी समय में कब दिखा था? 1986 में, राजीव गांधी जी के समय की बात है। 1986 में पृथ्वी के पास से गुजरा था और नियमित रूप से 76 वर्ष के बाद में ये पृथ्वी के पास से गुजरता है, 76 ईयर। तो अब कब गुजरेगा ये? 2062 में गुजरने की संभावना है। अब हम देखेंगे आटेरमा 8 वर्षों बाद, नियमित रूप से 8 वर्षों बाद। वॉचमैन 16 वर्षों के बाद। आइसन कब गुजरा है? आइसन 19
आइसन कब गुजरा था? 1986 में। 76 प्लस करो कितना होता है? 76। 86 में देखा था, 76 ईयर बाद दिखाई देगा, कब दिखेगा ये? 62 सही तो लिखा है। सही लिखा है ना? हाँ ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं आइसन की। आइसन, ठीक है। ये 62 और ये हम दूसरी इसकी चर्चा कर रहे थे। ये जो है 28 नवंबर 2013, 28 नवंबर 2013 को सूर्य के सबसे निकट गुजरा है। ये सदी का पहला धूमकेतु था। सदी का धूमकेतु जिसे कहते हैं, ये कब गुजरा है? 28 नवंबर 2013 को सूर्य के निकट से गुजरा है। इसे सदी का धूमकेतु भी कहते हैं। सदी का धूमकेतु भी कहते हैं। और ऐसे ही हम ढेर सारी बातें करेंगे। अगला जो वीडियो होगा हमारा उल्का मेटोर, उल्का पिंड, मेटेराइट, सूर्य तप, पृथ्वी का, सूर्य का ऊष्मा, बजट, एल्बिडो क्या है, प्रकीर्णन क्या है, ट्यूबलाइट क्या है, ये सारी बातें हम कंप्लीट करेंगे अगले वीडियो में। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सबसे पहला वीडियो आप लोगों को ही मिल सके। बहुत बहुत